गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे भाषा। कॉपी में लिखना है, मैंने आपको अंडरलाइन करके यहाँ दिखा दिया है। भाव और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा हेडिंग मेरा बनेगा भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मैं बता दूं आपको, पहला हेडिंग जिस पर डबल टिक लगा हुआ है इसे कॉपी पे लिखना है। भाषा के भेद, इसे भी कॉपी पे लिखना है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। फिर नेक्स्ट हेडिंग बनेगी कॉपी पर मौखिक भाषा। मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे ये दूसरी लाइन में चला जाएगा, बातचीत करना, भाषण देना आदि। दूसरा हेडिंग मेरा बनता है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचार लिख कर प्रकट करता है तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे को हम नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे, पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। ये तो लिखने वाली बात हो गई। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूँ। भाषा अपने मन के भावों एवं विचारों को लिख कर या बोल कर एक दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरों की बातों को सुनना, पढ़ना और समझना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बातों को, भावों एवं विचारों को सुनकर समझते हैं, ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण और लिखने वाले टॉपिक के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो मैंने पुस्तक में अंडरलाइन करके दिया है वो ही कॉपी में लिखना है। मैं इसे आपको समझा रहा हूँ। दूसरा है लिखित भाषा। इसे भी मैंने आपको पुस्तक में अंडरलाइन कर करके दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको दूसरे रूप में समझाता हूँ। जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के लिखे गए विचारों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इस प्रकार की भाषा जो है वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं मातृभाषा। हेडिंग डालेंगे कॉपी में मातृभाषा और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी राष्ट्र या देश में सबसे अधिक विकसित होती है तब उस राष्ट्र के अधिकतर लोग उसे बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसका पूरे राष्ट्र में प्रसार हो जाता है। यही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा। संसार के सभी देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे विशाल देश में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो कॉपी में हम लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। भारत की राजभाषा वह है जिसे हम सरकारी कामों में प्रयोग करते हैं, वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। सरकारी कामों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। नीचे लिख लेंगे उसके, भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया।
इसके बाद एक हेडिंग दिखाई दे रहा है आपको, अन्य भारतीय भाषाएं, इसे याद करना है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरफ हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा को यहाँ पर मैंने पेंसिल से देखिए लिख करके आपको दिखाया है। विश्व के अनेक देशों के मध्य संपर्क के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी, इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया है। इसे कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग बोली, यानी इसे भी कॉपी में लिखना है। जो भाषा सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। जैसे अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी इत्यादि। इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब एक देश का व्यक्ति दूसरी जगह जाता है, दूसरे देश में जाता है, तो न वह व्यक्ति इस देश की भाषा जानता है और ना ही वहाँ जाने वाला व्यक्ति उस देश की भाषा जानता है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है कि हमारे आपस में संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम हो जिससे हम अपनी बात कह सकें और अगले की बात सुन सकें। तो इसी के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश को बनाया गया, जिससे कि हम इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में बात करके अपने विचार कह सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुन सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया कि अनेक देशों में आपस में संपर्क के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में डालेंगे लिपि। जब हम मुख से बोलते हैं, यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया हुआ है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब ध्वनि और चिन्ह क्या है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब हम कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं वो भाषा है, तो जो हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ हमने चिन्ह मान लिए हैं। क, म, ल। मैंने बोला कमल, तो क के लिए मैंने चिन्ह मान लिया है, म के लिए मान लिया है, ल के लिए मान लिया। ऐसे मैंने सभी वर्णों के चिन्ह मान लिए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते। ठीक है, क्या मैंने लिखा यहाँ पर, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ पर फिर कॉपी में लिखना है। भाषा और लिपि का एक टेबल बना हुआ है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, देवनागरी लिपि में, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रोमन में, उर्दू, फारसी में, पंजाबी, गुरुमुखी और तमिल भाषा में। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग आते हैं व्याकरण। इसे कॉपी में लिखना है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ये अंडरलाइन करके मैंने दिया है आपको, फिर से देख लें इसको। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग बताए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसे भी नंबर 1 2 डाल करके लिख लेंगे। नंबर 1 को डिफाइन करते हैं वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हेडिंग डालते हैं शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है पद विचार। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तब उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। पद विचार के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। चौथा हेडिंग डाल करके हम लिखेंगे कॉपी में वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना,
वाक्य के भेद, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए आओ दोहराएं। आओ दोहराएं जो बुक में दिया हुआ है, यह पीछे पढ़ाए गए जो भी टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। इसे आपको बुक से ही याद कर लेना है। तत्पश्चात देखिए आओ कुछ करें, ये होमवर्क के रूप में होता है, ठीक है। परंतु यहाँ मैंने जो है आपको पेंसिल से टिक मार करके दिया है। जब भी आपको इसे टेस्ट करना हो, ठीक है, तो आप जो है आंसर को हाइड करके इसका पेपर बना लें। पेपर बनाने के बाद से स्वयं इसको टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद जो है बुक खोल करके और इसको आप चेक कर लें कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं सही है। इसमें जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कॉपी में पुनः नहीं करना है क्योंकि पीछे जो मैंने है हेडिंग बना करके आपको कॉपी में लिखने के लिए बोल दिया है, अतः जो है दोबारा इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इसे बारंबार देखें, पढ़ें, समझें और याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।